Now we are going to start chapter 4th of unit 1st, that is capacitance. इसमें सबसे पहले है टॉपिक कंडक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़. सो कंडक्टर आपके पास क्या होता है? कंडक्टर होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों एंड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजीली पास हो सके. विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ईजीली इज़ नॉन एज कंडक्टर. Some important results regarding electrostatics of conductors are discussed below. First है inside a conductor E is 0. जैसे यहाँ पर मैंने कंडक्टर लिया है ABCD, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है. अब इनसाइड देखते हैं कितना आ रहा है. तो लेट E नोट बी द एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अंदर क्या होंगे? चार्जेस इंड्यूस होंगे कंडक्टर में. तो ये पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव आ जाएगा. सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्जेस फ्री होते हैं. सो यहाँ पर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस वो इक्वल एंड अपोजिट आएगा. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या बचेगा? ज़ीरो. डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर के केस में ऐसा नहीं होता. कंडक्टर्स में फ्री चार्जेस थे तो ही यहाँ पर ज़ीरो आ रहे हैं. फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन. इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा इन स्टैटिक कंडीशन. तो यहाँ पर हम एक छोटा सा आर्बिट्रेरी वॉल्यूम V एज्यूम करते हैं जो कि एनक्लोज्ड है बाय द सरफेस S. सो यहाँ पर क्या होएगा? E ज़ीरो होएगा ऑन द सरफेस. क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि इनसाइड अ कंडक्टर E क्या था? ज़ीरो. प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट से. तो यहाँ पर E ज़ीरो आ रहा है. E ज़ीरो आ रहा है तो मीन्स फाई E भी ज़ीरो आएगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds होता है तो ये भी ज़ीरो. गॉस थ्योरम से तो चार्ज भी ज़ीरो आ गया. तो सेकेंड प्रॉपर्टी यही थी कि चार्ज ज़ीरो होता है. तो चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज़ ज़ीरो. द एक्सेस चार्ज अगर हम कुछ दे भी देते हैं इनसाइड कंडक्टर के तो फिर वो आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे आ जाएगा. थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. तो हम बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में मीन्स चार्जेस एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैट था, तो जब एक बार चार्ज रीअरेंज हो रही है सरफेस पे, चार्ज दिया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, रीअरेंज हो रही है. रीअरेंज होने के बाद ये रीअरेंज हो रही, उसके बाद फ्लो ऑफ चार्जेस स्टॉप हो जाएगा. सो जो कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अलोन द टेंजेंट, क्योंकि चार्जेस सरफेस पे ही मूव करेंगे. सो सिर्फ टेंजेंट के अलोन जो कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा और टेंजेंट के अलोन बनेगा आपका E cos थीटा, जबकि जो E sin थीटा है मीन्स ये परपेंडिकुलर वाला ये फाइनाइट ही रहेगा. राइट. तो E cos थीटा ज़ीरो है, E ज़ीरो नहीं है आपके पास. सो cos थीटा विल बी ज़ीरो मीन्स थीटा 90 मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस. अंदर के लिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही है. हमने सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो E का फॉर्मूला होता है -dV/dr. सो दिस विल बी ज़ीरो. V क्या आ जाएगा? कांस्टेंट. ऑन द सरफेस क्या होएगा कि E का कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं था. So E is 0 on the surface too. E 0 dV/dr 0 V constant. फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, उसकी वैल्यू निकालनी है. सरफेस पे वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप. गॉस थ्योरम से आपके पास क्या आता है कि हम निकालते हैं कि कैसे आते हैं. गॉस थ्योरम से आपके पास होता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सो E ds इज इक्वल टू सिग्मा ds बाई क्यू एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए सरफेस पे एक सिलेंडर मान है तो अंदर तो E ज़ीरो ही है तो सिर्फ ऊपर वाला आएगा. ऊपर वाला मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी.
सो यहाँ से ई आ जाएगा आपके पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ई की अगर वेक्टर फॉर्म लिखें तो ये आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। फिर 6 प्रॉपर्टी है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्जेस डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। डिफरेंट क्यों होती है? बिकॉज चार्जेस जो होते हैं वो रीअरेंज होते हैं ऑन द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस दैट आर इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्जेस डीप इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, सो दे डोंट मूव। सो सिर्फ नेगेटिव चार्जेस के फ्लो के कारण ही जो आपका कंडक्टर है उस पर जो चार्जेस हैं वो रीअरेंज होते हैं। सो सिग्मा डिफरेंट होता है एट डिफरेंट पॉइंट्स। पॉजिटिव होएगा जहाँ चार्जेस पॉजिटिव हैं एंड नेगेटिव होता है जहाँ चार्ज नेगेटिव है। फर्दर जहाँ पर रेडियस स्मॉलर है, रेडियस स्मॉलर होने का मतलब एरिया स्मॉल है, एरिया स्मॉल होने से सिग्मा आपकी क्या आ जाएगी? हायर, एंड वाइस वर्सा मीन्स अगर डी एस आपका लार्जर है तो आपके पास सिग्मा क्या आएगी? लोअर। टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे नेम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब हमें कुछ एक सर्टेन रीज़न को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि होलो कंडक्टर हो अगर आपके पास, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज़ ज़ीरो। सो अगर हमने इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है, जैसे मान लो लाइटनिंग वगैरह हो रही है तो बाहर चार्ज है या कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है, बाहर चार्ज है आपके पास, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको कंडक्टर के अंदर रखेंगे। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, सो वो हमारे इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएंगे? प्रोटेक्ट हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। इन होलो कंडक्टर्स को आप बोलते हो फैराडे केजेस। इनको हमें अर्थिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, सो हमें डायरेक्टली ही हम अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को विदाउट अर्थिंग। और फर्दर जैसे आपने घरों में देखा होगा कि हम अर्थिंग करते हैं तो वो वहाँ पर क्या होता है कि हाई वोल्टेज जनरेट हो जाए अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पे, तो फिर जैसे मान लो टीवी वगैरह हैं, कुछ हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाई वोल्टेज जहाँ जनरेट हो सकती है, मींस जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस ही हैं खुद, तो वहाँ पर हमें करने के लिए क्या होता है कि अगर हम होलो कंडक्टर को फर्दर अर्थिंग भी कर दें तो जो यहाँ पर चार्ज आएगा होलो कंडक्टर की सरफेस पे, वो यहाँ पर मेटेलिक प्लेट के थ्रू होता हुआ अर्थ में चला जाएगा। तो अर्थ में जाने से जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो पूरा प्रिवेंट रहेगा। कैसे? सारा चार्ज तो अर्थ में चला जाएगा और जो अर्थ है वो ह्यूज कंडक्टर है, तो यहाँ पर इससे सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। दैट्स वाई अर्थिंग करना ज़्यादा सेफ रहता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। नाउ आपके पास अब इसको आप डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को। लाइट जैसे आपके मान लो लाइटनिंग हो रही है, तो अगर आपने अपने आप को प्रिवेंट करना है तो आप ऐसी कुछ मेटेलिक चीज़ के अंदर रहो, जैसे कि मेटेलिक बॉडी ऑफ द कार है, कोई बस है, तो उसके अंदर रहो ताकि आपको जो अपने आप को प्रिवेंट कर सको फ्रॉम द लाइटनिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल चार्ज। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। जैसे नेम से ही क्लियर है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जैसे आप अब बोलते हो कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब क्या होएगा? कैपेसिटी टू समवट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये होता है आपके पास कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर या एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं, जैसे मान लो हमने पॉजिटिव चार्ज दिया 5 कूलम, तो यहाँ पर चार्ज देने से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R। चार्ज देने से पोटेंशियल क्या कर जाएगा? इंक्रीज़।
और ये डेफिनेट अमाउंट में करता है। चार्ज दे रहे हैं वैसे भी, जैसे बैटरी का है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है आपके पास, तो यहाँ पर मान लो वही 5 वोल्ट है, यहाँ 3 वोल्ट है, ये पॉजिटिव है बिकॉज हायर पोटेंशियल है, ये नेगेटिव है बिकॉज लोअर पोटेंशियल है। जब आप चार्ज दे रहे हो, चार्ज देने का मतलब अगर आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज देने से भी क्या होएगा, पोटेंशियल इंक्रीज़ कर जाएगा, एंड नेगेटिव चार्ज दे रहे हो तो भी पोटेंशियल इंक्रीज़ कर जाएगा। चार्ज का मतलब आप प्रोवाइड कर रहे हो चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स मीन्स जो आपके पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर चार्ज देने का मतलब पॉजिटिव चार्ज वैसे हम जनरली देते नहीं हैं, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज जैसे प्रोटॉन्स हैं वो डीप इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। आप हमेशा नेगेटिव चार्ज देते हो या नेगेटिव चार्ज को ही रिमूव करवा सकते हो। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब आप उसमें जो आपके पास सिस्टम है उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा रहे हो। तो यहाँ पर चार्ज अगर आप दे रहे हो किसी भी कंडक्टर को तो उसका पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, एक कॉन्स्टेंट। यहाँ कॉन्स्टेंट आते हैं सी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। सी की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, क्यू बाई वी। तो आप कैपेसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हो, कैपेसिटेंस को रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू राइज इन इट्स पोटेंशियल। अगर आपने अब कैपेसिटेंस को 1 यूनिट में डिफाइन करना है तो इसकी एसआई यूनिट होती है फेराड। तो फेराड 1 फेराड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर चार्ज की वैल्यू क्या है 1 कूलम एंड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है 1 वोल्ट। तो कैपेसिटी ऑफ 1 फेराड इज सेड टू हैव व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम रेजेस द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। अब अगर हमें कैपेसिटेंस को ही डिफ़ाइन करना हो कि कैपेसिटेंस है क्या, तो एक डेफिनेशन तो ये आ गई थी। मैथमेटिकली आप इसको इक्वल टू चार्ज भी डिफ़ाइन कर सकते हो, चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 यूनिट। अगर आप पोटेंशियल को 1 ले लेते हो 1 वोल्ट, तो जो कैपेसिटेंस है वो आपकी चार्ज की इक्वल आ जाएगी, राइट। अगर अब आपने डायमेंशन निकालना है तो सी का फॉर्मूला है क्यू बाई वी। तो क्यू के आपके पास डायमेंशन क्या होते हैं 80। करंट फंडामेंटल है, चार्ज नहीं है, तो करंट इनटू टाइम लिखोगे आप इसको। अब वी पोटेंशियल की कैसे निकलेंगी, वर्डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यह आ जाएगा आपके पास AT² अपॉन mL² T-2। सोल्व करके आ जाएगा m-1 L-2 T⁴ E²। तो ये आपके पास आ रही है डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस। फिर नेक्स्ट है आपके पास कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब यहाँ पर आप सिर्फ एक कंडक्टर लेके चल रहे हो। तो सपोज कर लेते हैं जो आपका कंडक्टर है वो ये है। तो लेट हमने इसको चार्ज दिया Q, इसकी रेडियस है R। अब यहाँ पर आपके पास कंडक्टर है तो कोई भी चार्ज अंदर नहीं रहता, जो भी चार्ज है जहाँ मर्जी आप दो वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। चाहे स्फीयर आपके पास होलो है चाहे सॉलिड है, तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। पोटेंशियल फर्दर एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर सेम रहेगा, बिकॉज जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने आप को ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर। नाउ फिर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। यहाँ पर जो पोटेंशियल है चाहे सरफेस पे है चाहे इनसाइड है, जैसे कल हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था कि अगर हमारे पास सरफेस पर Vp की वैल्यू गिवन थी K कैपिटल Q बाई कैपिटल R, तो इनसाइड R रेडियस पे कितना होएगा, तो वो भी सेम ही आई थी। तो वैसे ही है कि पोटेंशियल जो होएगा वो अंदर और बाहर सेम रहेगा। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। तो यहाँ से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है आपके पास Q ओवर V। तो C की वैल्यू आ जाएगी आपके पास Q अपॉन V की वैल्यू पुट कर दो Q इन
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल, तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पर जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, मीन्स अगर आप रेडियस इंक्रीज़ करवा रहे हो तो आपकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ये तो हमें पता ही है कि अगर हम बड़ी चीज़ लेते हैं तो ऑब्वियसली उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होएगी चार्ज स्टोर करने की। सो लार्जर द रेडियस ऑफ द स्फीयर, लार्जर विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ पर जो हम कैपेसिटर लेते हैं नॉर्मली उसमें 2 कंडक्टर लेते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, आप फर्दर आगे पढ़ोगे सिलेंड्रिकल भी होते हैं हमारे पास। बट यहाँ पर हमने सिर्फ एक लिया है, आइसोलेटेड कंडक्टर लिया है। यहाँ पर जो दूसरा कंडक्टर है वो एज्यूम किया गया है एट इन्फिनिटी। फर्दर जो हम प्रैक्टिकल यूज़ में लेते हैं कैपेसिटर, उसमें हमेशा हम 2 ही कंडक्टर लेके चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। सो कैपेसिटर की अभी डेफिनेशन जैसे लास्ट आर्टिकल में मैंने आपको बताई, कैपेसिटर एक अरेंजमेंट होती है फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस। इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए जो आप अरेंजमेंट यूज़ करते हो उसको बोलते हो कैपेसिटर। फिर कैपेसिटर में आपके पास क्या होते हैं, 2 कंडक्टर होते हैं सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटेड मीडियम। और जैसे अब हम इसका प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस कंसीडर अ प्लेट ए। मान लो इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दी है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया इस प्लेट को। अब 2 कंडक्टर हैं, एक और प्लेट लेके आते हैं हम बी इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पर इंडक्शन से क्या होएगा, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो बी के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। बी की उस एंड पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो इसके नियरर है, एंड द फार्दर जो फेस है बी का उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को कम करने की कोशिश करेगा, पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा, इसलिए हम अब इसको थोड़ा सा और पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं। फिर अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थिंग कर दें तो हम अब ये नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट और बढ़ जाएगा और ए का पोटेंशियल ये और डिक्रीज़ करवा देगा और अब हम ए को और ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं। दस जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी थी वो इंक्रीज़ कर रही है बाय ब्रिंगिंग एन अनचार्ज कंडक्टर बी इन इट्स विसिनिटी इन इट्स सराउंडिंग, राइट। तो यही है कैपेसिटर की कैपेसिटी को हमें इंक्रीज़ करवाना है। किसी भी बॉडी की जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है उसको आप इंक्रीज़ करवा सकते हो बाय मेकिंग एन अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टर्स जिसमें वो दोनों सेपरेट किए गए हों बाय एन इंसुलेटिंग मीडिया। और इस टाइप से अगर हम इसको फर्दर और इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दें किसी भी मेथड से, या तो इसको नेगेटिव चार्ज दे दो या फिर और बैटरी के टर्मिनल से, या फिर इसी टाइप से हम अर्थिंग कंटिन्यूसली करवाते रहें तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज आप स्टोर कर सकते हो एक पर। यहाँ पर जो हमने प्लेट्स ली हैं वो 2 पैरेलल प्लेट्स ली हैं। बाकी आपके पास कैपेसिटर 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेलल प्लेट जिसमें 2 पैरेलल प्लेट्स हों, स्फेरिकल जिसमें 2 स्फीयर्स हों सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटेड मीडिया, और एक होता है आपके पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल में जैसे सिलेंडर हो और उन दोनों के बीच में क्या हो, इंसुलेटेड मीडिया हो। अब कैपेसिटर में अगर आपके पास फिक्स कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर है, फिक्स कैपेसिटेंस वाले को तो आप उसके लिए सिंबल यूज़ करोगे दिस वन। अगर आपके पास वेरिएबल कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है तो जैसे आप रजिस्टर में लगाते थे ना एक एरो, वैसे ही यहाँ पर कैपेसिटर में भी लगाने हैं। रजिस्टर में भी आप फिक्स रेजिस्टेंस को सिंपली शो करते हो और वेरिएबल के लिए आप यहाँ पर एरो लगाते हो, वैसे ही यहाँ कैपेसिटर में भी आपने एरो लगाना है। ये एरो आपका डिनोट करेगा कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो वेरिएबल है। अब कैपेसिटर्स और आपने देखे ही होंगे, जैसे फ़ैन में हम नॉर्मली बोलते रहते हैं कि कैपेसिटर इसका ख़राब हो गया, वीक हो गया,
तो कैपेसिटर तो आप डेली जो यूज़ के अप्लाइंसेस है उसमें काफ़ी में यूज़ करते हो, लाइक इन टीवी, फैंस, ऑसिलेटर्स, व्हीकल्स में भी यूज़ होते हैं, फिल्टर सर्किट में भी यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला कैपेसिटर है, और सिलेबस में भी आपकी सिर्फ यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल नहीं है। सो इसमें हमने दो पैरेलल प्लेट्स लेनी है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, और इन दोनों को हमने सेपरेट किससे करना है, फिर इंसुलेटिंग मीडिया से। फिर जब हम चार्ज देंगे प्लस Q टू द प्लेट 1, तो बाय इंडक्शन जैसे हमने अभी किया कि इससे सेकंड प्लेट के नियरर फेस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और फार्दर फेस पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमने फिर सेकंड प्लेट को क्या करवाना है, अर्थिंग। तो ये सारा जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। नाउ प्लेट 1 की अगर हम बात करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, और इस पर अब सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा है। तो 2 वाले के लिए जो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी वो आएगी माइनस सिग्मा। अब जो यहाँ पर हमने जैसे लास्ट आर्टिकल में किया था कि हमारे पास 2 इनफाइनाइट शीट्स हों, तो हमने रीज़न 1, सेकंड और थर्ड में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, नेगेटिव के इनवर्ड, तो यहाँ पर ज़ीरो आएगा। ऐसे यहाँ पर नेगेटिव के इनवर्ड और पॉजिटिव से बाहर की तरफ, तो इस रीज़न में भी आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड रीज़न में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ रहा है, बट इन द रीज़न बिटवीन द प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएंगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप पहले भी कर चुके हो, तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आती है। तो ये आ जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A। और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बिटवीन द प्लेट्स उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, E मल्टीप्लाइड बाई D। तो E की वैल्यू है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर A। इसको D से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स, ये आपके पास आ गया पोटेंशियल। नाउ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई V, तो ये आ जाएगा Q ओवर QD ओवर E एप्सिलॉन नॉट। तो ये बचेगा आपके पास E एप्सिलॉन नॉट बाई D। E एप्सिलॉन नॉट बाई D आपके पास क्या आ गई, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पर जो आपने परमिटिविटी ली है वो एप्सिलॉन नॉट लिया है, मींस जो आपके 2 प्लेट्स हैं वो सेपरेट हैं बाय एयर। अगर यहाँ पर आपकी जो 2 प्लेट्स के बीच में आप कोई मीडियम ले रहे हो जिसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, CM आ जाएगा आपके पास, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम। तो ये आ जाएगा E एप्सिलॉन बाई में D। एप्सिलॉन नॉट को आपने रिप्लेस करना है बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के आपके पास परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। एप्सिलॉन की वैल्यू आप फर्दर लिख सकते हो, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये आ जाएगा आपके पास E एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो बन जाएगा क्या, C नॉट, मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जब वो प्लेट्स उसकी सेपरेट थी बाय एयर या बाय वैक्यूम। तो ये आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन R C नॉट या K C नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो चाहे रिलेटिव परमिटिविटी बोल दो। नेक्स्ट है आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी। अब हम यहाँ पर कैपेसिटेंस की फॉर्म में रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। हमने पहले किया था फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, अब कैपेसिटेंस की फॉर्म में करेंगे। तो आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला आया था F नॉट डिवाइडेड बाई F M, मीन्स फोर्स बिटवीन द चार्जेस जब उनके बीच में मीडियम हो वैक्यूम, एंड जब मीडियम M हो तब फोर्स जो थी उन दोनों की रेशियो ले लो, आपके पास रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है।
इन द फॉर्म ऑफ एप्साइलन इसकी वैल्यू आई थी एप्साइलन ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। नाउ यहाँ से जो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में फॉर्मूला आया है वो आया है C इज़ इक्वल टू A एप्साइलन बाई में D। मीन्स जो आपके पास कैपेसिटेंस है वो एप्साइलन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट्स वाई यहाँ पर जो एप्साइलन आर का फॉर्मूला बनेगा इन फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस वो एप्साइलन वाला बनेगा। मीन्स C m बाई में क्या आएगा, C नॉट आएगा। तो आपके पास एप्साइलन आर के चार फॉर्मूले हो गए हैं। एक तो ये फोर्स वाला, एक एप्साइलन वाला, एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आया था E नॉट बाई में E m। E और F सेम बिहेवियर शो करते हैं एंड एप्साइलन और C सेम बिहेवियर शो करते हैं, राइट। तो ये आपके पास चार फॉर्मूले आ गए एप्साइलन आर के। और यहाँ से अगर आप C m की वैल्यू निकालो तो वो क्या आएगी, K C नॉट। मतलब आपके पास मीडियम अगर आप ले रहे हो कैपेसिटर के बीच में तो कैपेसिटेंस ज़्यादा आती है जब आप एयर या वैक्यूम ले रहे हो। कितने अमाउंट से ज़्यादा आती है, K अमाउंट से। फोर्स रिड्यूस होएगी और परमिटिविटी बढ़ती है, कैपेसिटेंस बढ़ती है जब आप मीडियम लेते हो इंस्टेड ऑफ एयर।